दिस इज चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में आपका अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपका अल्फाबेटली होता है। ठीक है, इस चैप्टर का जो वेटेज है that will be that the question which can be asked from you in that exam, either the organizing process या फिर जो आप importance पढ़ चुके हो वो, इन दोनों में डिफरेंशिएशन, इन दोनों में डिफरेंशिएशन, इन दोनों में डिफरेंशिएशन, इसके एलिमेंट या फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। आपसे जो मोस्टली अभी तक के पिछले 10-15 सालों के क्वेश्चन पेपर में जो केस स्टडी पूछी गई है, दैट वाज ऑन डिविजनल स्ट्रक्चर या फिर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। मोस्टली क्वेश्चन को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में काम कर रही है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो बताइए अब इसके अलावा इनके पास क्या ऑप्शन है। सो जब फंक्शनल स्ट्रक्चर में नॉट सेटिस्फाइड है तो आप डिविजनल पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर फंक्शनल में सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इनफॉर्मल में नहीं जा सकते। नाउ अगर क्वेश्चन आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि स्कूल में तो ना अगर मतलब हमें प्रिंसिपल सर से बात करनी होती है, पहले हमें इंचार्ज के पास जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है, हम लोग बहुत परेशान है, तो हमें क्या करना चाहिए। सो इन दैट में हमें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना पड़ेगा। ठीक है, डिटेलिंग उसकी जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है वो शायद कट हो गए हैं। ठीक है, बट तुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चैप्टर में ये समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट ऑर्गेनाइजिंग को एज अ प्रोसेस या एज अ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस की तो उसमें ये 4 चीजें आती है। जब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर की तो उसमें ये चीजें आती है। ठीक है, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आप बेसिकली क्या करते हो? ओके, इससे पहले कौन सा स्टेप होता है? इस ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन से पहले कौन सा फंक्शन होता है? प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन द प्लानिंग? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हाउ टू डू। आज मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने प्लानिंग में क्या किया होगा? सपोज मैंने एक बुक शॉप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने प्लानिंग में क्या क्या चीजें प्लान की होंगी? टेल मी। अगर कोई भी एक चीज बता दो। आज आपने सोचा कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप क्या सोचोगे? फाइनेंस मेरे पास कितना है। ठीक है, सेकंड दिमाग लगाओ, बिजनेस तो चालू ही करोगे कभी जिंदगी में, घर में तो नहीं बैठे रहोगे। जिसने रोटियां बनानी है सर वो जवाब ना दे चलेगा कि मैम कदों ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵਗੈरह के ਲੱਭਾਂਗੇ। अच्छा, अगर मुझे पार्टनर नहीं रखना है तो फिर मैं आपको कल ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, जो अकेली ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंगल पर्सन जिसे ओपन करता है उसे क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप लीगली रजिस्टर्ड होती है या नहीं? कौन सा सिंगल पर्सन वाला ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लीगली रजिस्टर किया जाता है? कौन सा सिंगल पर्सन वाला ऑर्गेनाइजेशन है या फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको लीगली रजिस्टर किया जाता है? फर्स्ट, एनीवन? वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, प्लान करना कि किस दे पर ये बिजनेस शुरू करना तो रॉन्ग टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है? नेक्स्ट, क्या है ना? ऑब्जेक्टिव्स मतलब डिफिकल्ट। हाँ जी, तो गोल अचीव करना, प्लानिंग करनी है। ओके, क्लास बेसिकली फॉर किताबों से हटके अगर आज मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैं सोचूंगी मेरी लोकेशन क्या होगी, सेकंड मेरे पास पैसा कितना है, थर्ड मुझे अपने उस बिजनेस को कहाँ पहुंचाना है। सपोज आज मैं अपना कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रही हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है, सबसे पहले मुझे वहां जाके एक जगह आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे अपना फाइनेंस देखना पड़ेगा, उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली मैं उस बिजनेस को कितने टाइम तक चलाना चाहती हूँ। अगर मेरा 2 साल के बाद बाहर जाने का प्लान है तो उस बिजनेस को मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। इन चैप्टर 1 वी हैव स्टडीड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, राइट?
ठीक है। तो मुझे 2 साल तक उस बिजनेस को सरवाइव करना पड़ेगा, उसके प्रॉफिट को मुझे प्लान करना पड़ेगा, एंड एट द एंड ग्रोथ में नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2 साल में बाहर जाना है। क्लियर? नाउ प्लानिंग में आपने ये भी सोचा होगा कि अगर मैं रेस्टोरेंट ओपन कर रही हूँ तो आई कुड बी अ मैनेजर, बट इफ इन केस मैं स्कूल चली जाती हूँ या मैं ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मेरा बिजनेस पीछे कौन देखेगा? सो फॉर दैट आई नीड अ पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है। अब क्या उस पर्सन की जगह पे मैं किसी 11th-12th क्लास के स्टूडेंट को रख सकती हूँ? यस और नो? नो, आई वुड बी रिक्वायरिंग अ पर्सन जिसने एटलीस्ट मास्टर डिग्री की हो। ठीक है। सेकंड, मुझे एक सर्विंग स्टाफ चाहिए होगा जो कि सर्व करेगा और उसके बाद डिशेस उठा के लेके आएगा, राइट? ठीक है। फॉर दैट आई कुड हैव अ बैचलर डिग्री पर्सन। क्या वही बैचलर डिग्री वाला पर्सन आपके बर्तन धोएगा? नहीं धोएगा। सो फॉर दैट आई नीड अ लोअर ग्रेड पर्सन। क्लियर दिस थिंग? अब जो मैंने ये चीज आइडेंटिफाई की है कि मुझे इतने नंबर ऑफ पर्संस चाहिए, अब उन नंबर ऑफ पर्संस के साथ आप आगे क्या करोगे? दैट कम्स इन योर ऑर्गेनाइजिंग चार्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। प्लानिंग में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने बिजनेस में 6 लोग चाहिए, तो उन 6 लोगों के साथ मैं क्या करूंगी वो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आपको बताएगा। क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड दिस कि सबसे पहले आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो और डिवाइड करते हो वर्क को। मेरे रेस्टोरेंट में क्या क्या काम होगा? खाना बनाना, खाना सर्व करना, डिशेस वॉश करना, पैसों का अरेंजमेंट एंड ऑल। ठीक है। मैं क्या करूंगी? सबसे पहले उसे पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, कौन क्या क्या करेगा। ठीक है। सो मैंने एक काम को साइड कर दिया कि जो बैठ के ऑर्डर्स लेगा प्लस जो पर्सन बैठ के कैश लेगा वो एक पर्सन होगा। सेकंड, जो सर्व करेगा और जो दोबारा से चीजें उठा के रख के आएगा वो अलग पर्सन होगा। थर्ड, जो कुकिंग करेगा दैट विल बी द डिफरेंट पर्सन, एंड द लास्ट वन जो डिशेस वॉश करेगा दैट विल बी द डिफरेंट पर्सन। सो हाउ मेनी पर्सन्स डू आई नीड? 4। ठीक है। अब इस फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने काम को क्या किया? आइडेंटिफाई किया, उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने में मैंने 4 लोगों को वो काम डिवाइड कर दिया। ठीक है। सो मैंने 4 क्या बना दिए? उसके डिपार्टमेंट्स बना दिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। सो मैंने क्या किया? मैंने उन 4 लोगों के डिपार्टमेंट्स बना दिए। एक मैंने कुकिंग डिपार्टमेंट बना दिया, एक मैंने डेस्क डिपार्टमेंट बना दिया, एक मैंने डिश वॉशिंग डिपार्टमेंट बना दिया और एक मैंने सर्विंग डिपार्टमेंट बना दिया। क्लियर? नाउ द थर्ड वन, मैंने उनको ड्यूटीज असाइन कर दी ड्यूरिंग दैट कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है। क्लियर? एंड द लास्ट वन, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। अब मुझे उनको ये बताना है कि कौन किसके ऊपर है और कौन किसके नीचे है। अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप का मतलब है देयर विल बी अ मैनेजर, उसके नीचे होंगे इंचार्जेस और उसके नीचे होंगे आपके स्टाफ। ठीक है। इसका मतलब होता है अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। क्या इस ड्रॉ से समझ में आ रहा है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा? ये स्टाफ किसको रिपोर्ट करेगा? इंचार्ज को। ये इंचार्ज किसको रिपोर्ट करेगा? मैनेजर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड योर अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। क्लियर है? अच्छा, अथॉरिटी ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है? क्या मतलब है ऊपर से नीचे का? अथॉरिटी यहाँ से यहाँ आती है या यहाँ से यहाँ जाती है? बॉटम टू टॉप जाती है। मैं प्रिंसिपल सर को ऑर्डर थोड़ी दूंगी, टॉप टू बॉटम आती है। ठीक है। सो अथॉरिटी कहाँ से आती है? टॉप टू बॉटम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है देवांश? अगर कोई गलती हो जाए किसी वर्कर से और हायर अथॉरिटी वाले ने उसे काम दिया है वो पूरा ना कर सके तो हायर अथॉरिटी वाले की गलती नहीं है उसमें। कितने बार प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए? 2 दिन जवाब देने गए किसी चीज के लिए? सो दैट वाज अकाउंटेबिलिटी, दैट वाज आंसरेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी। क्लियर? ठीक है। अब हमने यहाँ बात की अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की। सो इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या आ गया? आपने आइडेंटिफाई किया जॉब्स को और उसे डिवाइड किया, फिर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, देन आपने उनको ड्यूटीज असाइन की, देन आपने उनकी अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी और रिलेशनशिप चेक किया। ठीक है। उसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो चीज मैंने ड्रॉ की है दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इस चीज को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो किस स्ट्रक्चर में होगी? टॉप लेवल,
मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. दिस इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. यहाँ कितने लोग होंगे, यहाँ कितने लोग होंगे, यहाँ कितने लोग होंगे, और कौन किसको अथॉरिटी देगा और कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. क्लियर दोस्तों? ठीक है. अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल. ना फंक्शनल में क्या होता है और डिविजनल में क्या होता है? फंक्शनल में आप बात करते हो सिर्फ फंक्शंस के बारे में. प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सेलिंग, ये हो गए मेरे फंक्शंस. ठीक है. अब फंक्शंस से क्या समझ सकते हैं हम? सपोज फॉर एग्जांपल टाटा की कितनी कंपनीज हैं? नेम दैट. टाटा की कितनी कंपनीज हैं? नाम बताओ. बोलो. इतनी तो कंपनीज हैं. टाटा स्टील, टाटा स्काई, है ना? टाटा ना सॉल्ट, टाटा सॉल्ट, टाटा क्रोमो, जो रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स हैं. ठीक है. सो टाटा इज बेसिकली इन ऑल द सेक्टर्स. तो अगर मैं बात करूं कि अच्छा, तो रिलायंस के बारे में बात करो. रिलायंस जियो, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस का जियो मार्ट. ठीक है. और क्या रिलायंस का? रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल. ठीक है. तो अगर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं तो रिलायंस की सारी कंपनीज के आइदर इट्स जियो और इट्स स्मार्ट और इट्स डिजिटल या फिर रिलायंस फ्रेश, हम ये बात कर रहे हैं कि आपके जो फंक्शंस हैं, फंक्शनल डिपार्टमेंट एक ही होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही होगा सारी कंपनीज के लिए. देवांश इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ऑल द कंपनीज. वुड इट बी इजी? क्या वो चीज इजी होगी? अपने आप को रख के देखो प्रोडक्शन मैनेजर की जगह पे और ये बताओ कि अगर आप जियो मार्ट, रिलायंस डिजिटल एंड रिलायंस फ्रेश, ये चारों कंपनीज एक साथ संभाल रहे हो, वुड दैट बी इजी? नो. तो यहाँ पे जो काम होता है वो इजी नहीं होता. यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी इजी नहीं होती. क्या मैं किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर सकती हूँ? क्या मैं किसी एक चीज में स्पेशलाइज कर सकती हूँ? नहीं. अगर मैं किसी भी एक कंपनी के बारे में बात करूंगी तो मैं उस चीज में स्पेशलाइज नहीं कर सकती. बट अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अगर देवांश ने ये चारों कंपनीज के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल लिए अकेले बैठ के, क्या उसके बाद देवांश की सैलरी 10-15 लाख नहीं हो जाएगी? यस और नो? सिर्फ रिलायंस कंपनी के साथ काम करने की वजह से नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा डायनेमिकली काम कर रहा था, वो हर सेक्टर की उसकी हर कंपनी के प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा था. ठीक है. सो उसके लिए आप बहुत ज्यादा डायनेमिक हो जाते हो. और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किसका होता है? यहाँ पे फंक्शंस का स्पेशलाइजेशन होता है. सपोज देवांश प्रोडक्शन मैनेजर है, शी इज एचआर मैनेजर, शी इज मार्केटिंग मैनेजर, शी इज सेल्स मैनेजर, शी इज फाइनेंस मैनेजर. ठीक है. सो इन दैट केस आप क्या हो जाओगे अपने फील्ड में? आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आप अकेले पर्सन ने इतनी सारी कंपनीज को एक साथ हैंडल कर लिया. ठीक है. सो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किसका होता है? फंक्शन का. यहाँ पे स्पेशलाइजेशन किसका होता है? डिवीजन का. डिवीजन से हमारा मतलब है प्रोडक्ट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें आपका जियो के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा. रिलायंस फ्रेश का प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस वो अलग होगा. इसी तरह से सो होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि मुझे एक ही कंपनी हैंडल करनी है. यस और नो? ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो काम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. और यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किसके बेसिस पे बनाया है? उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे. अंडरस्टूड दिस थिंग? ठीक है. सो जब आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन लिखोगे, सबसे पहला डिफरेंशिएशन ही आपका यही होगा कि ये किसमें स्पेशलाइज होता है? फंक्शंस में. ये किसमें स्पेशलाइज होता है? डिवीजंस में. अब जब इंद्रप्रीत जियो का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रही है तो वो सिर्फ जियो का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रही है. वुड शी बी एबल टू गो एंड चेक कि रिलायंस फ्रेश में क्या चल रहा है? वुड शी अंडरस्टैंड? नो. क्यों? क्योंकि वो रिलायंस जियो का संभाल. क्लियर दिस थिंग?
Okay, now the other one is organization structure in formal and informal. फॉर्मल इनफॉर्मल आपका इसलिए हटाया गया है क्योंकि आपके पूरे सिलेबस में 2 बार ये चीज है, ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। नाउ फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंशिएशन है? सेम, ये स्केलर चेन के बेसिस पे काम करता है कि ये पर्सन इससे बात करेगा, ये पर्सन इससे बात करेगा, ये पर्सन इससे बात करेगा। और इनफॉर्मल he can talk to anyone, ठीक है, there is nothing else in formal or informal structure, यही है, ठीक है। बस आप जो वहाँ पे डायग्राम बनाता है that would be something different कि अच्छा किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊपर लेवल पे कौन होता है? सबसे हायर अथॉरिटी कौन होती है? टॉप लेवल की हायर अथॉरिटी कौन होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर हुए होता है। ऑनर होता है मैडम, ऑनर को क्या बोलते हैं? चेयरमैन तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ होते हैं। ओके, सबसे ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है प्रेसिडेंट, देन होता है वाइस प्रेसिडेंट, देन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ आपके होते हैं सीए, सीएस, सीएफए, ठीक है। उसके बाद देयर आर योर मैनेजर्स, देन योर सुपीरियर्स, देन सबऑर्डिनेट्स। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बेसिकली। तो सबसे ऊपर हमारा प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब आप जो इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाओगे वो कुछ इस तरह से बनाओगे कि प्रेसिडेंट है, फिर वीपी है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एंड देयर आर 4 मैनेजर्स और उनके नीचे बहुत सारे सुपरवाइजर्स। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। अब फॉर्मल में आप क्या दिखाओगे कि अगर किसी को बात करनी है तो ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास, ये इधर और ये इधर, ठीक है। इनफॉर्मल में मैं कैसे दिखाऊंगी? he can go to here, he can go to here, he can go to here and here and here, ठीक है। this will be your informal structure, clear? yes, okay। उसके बाद एक और चीज है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब होता है इसका? चैप्टर 2 में पढ़ा है। What does it mean by centralization and decentralization? टॉप लेवल जो सेंट्रलाइजेशन होती है तो बाकी डिसेंट्रलाइजेशन है। अगर सारी पावर्स टॉप लेवल के पास हैं, सुपीरियर्स डजंट हैव एनी पावर और मैनेजर्स डजंट हैव एनी पावर, तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन। और अगर टॉप लेवल ने थोड़ी थोड़ी पावर्स आपके मैनेजर्स को दे दी एंड उन्होंने थोड़ी थोड़ी पावर्स अपने सुपरवाइजर्स को दे दी, तो पावर्स तीनों लेवल पे somewhat proportionately distribute हो गई, that is called decentralization, clear? okay, आज अगर स्कूल में near about in 20 days suppose farewell party है तुम्हारी और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें अरेंज करनी है, so क्या मतलब है इसका? यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन चल रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन। so we have given you powers। अच्छा, क्या फायदे होंगे अगर हम तुम्हें पावर्स दे देंगे? तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होगी, ठीक है, तुम अपने टेस्ट के हिसाब से काम कर पाओगे, दैट वुड बी लाइक्ड बाय ऑल, क्योंकि हम 90s के और तुम 2010 के, है ना, तो वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी लाइक्ड बाय ऑल, जो कि तुम्हारे जो तुम्हारी जनरेशन है उससे। सेकंड, तुम्हारा जो रोल है उसको हमने एनहांस किया, तुम सुपीरियर्स का या सबऑर्डिनेट्स का जो रोल है उसे हमने एनहांस किया या नहीं? उसके बाद तुम्हारा रोल एनहांस हो गया, डिसीजन मेकिंग जल्दी हो गई, तुम्हें प्लानिंग करनी और प्लान्स को एग्जीक्यूट करना आ गया अगर तुमने फेयरवेल पार्टी अरेंज कर दी तो, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है दैट इज डेलीगेशन। नाउ डेलीगेशन क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय डेलीगेशन? अच्छा, कितनी बार आप लोगों ने अपने टीचर्स के रजिस्टर्स या फिर अटेंडेंस रजिस्टर्स या एनीथिंग कुछ भी बनाया? हाउ मेनी टाइम्स यू डिड इट? एनीवन? बनाया, ठीक है, दैट इज डेलीगेशन। जब किसी मैनेजर के पास या जब किसी सुपरवाइजर के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो वर्कलोड है वो किसी के साथ शेयर किया जाता है।
So sharing of that task between two persons is called delegation. ठीक है, delegation और decentralization में क्या difference है? First, यहाँ पे हम अथॉरिटी बांट रहे हैं, वहां पे हम टास्क शेयर कर रहे हैं. यहाँ पे हमने अथॉरिटी दे दी और वहां पे हमने टास्क शेयर किया. ठीक है, दोनों में से कंपलसरी कौन सा होता है? क्या डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी है या डेलीगेशन कंपलसरी है? डिसेंट्रलाइजेशन. रतन टाटा नहीं चाहता कि कोई और डिसीजंस ले, क्योंकि उसका जो दामाद था साइरस पालोनजी मिस्ट्री, उसने बहुत बड़ा धोखा दिया उसे. सो क्या फिर भी डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी है? यस और नो? फास्ट. नो, डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में बहुत सी बार मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट अगर ना चाहे तो वो अपनी पावर्स को अपने पास ही रख सकता है. क्लियर? सो दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज कंपलसरी. चांदनी मैडम के पास बहुत सारा काम है, शी कैन नॉट डू इट अलोन. सो तुम्हारी हेल्प ले सकती है ना वो. सो दिस इज कंपलसरी. क्लियर दिस थिंग? ओके. सो अब डेलीगेशन के तीन पार्ट्स होते हैं, डेलीगेशन के तीन एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में हमने डिफरेंशिएशन लिखना है. अथॉरिटी, तीनों का मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले. अथॉरिटी मींस टू ऑर्डर, रिस्पांसिबिलिटी मींस ड्यूटी टू परफॉर्म एंड अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी. क्लियर दिस थिंग? ठीक है. अब आप बात करो यहाँ पे अथॉरिटी कहाँ फ्लो करती है. सो अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, रिस्पांसिबिलिटी डाउन टू अप फ्लो करती है, अकाउंटेबिलिटी विल बी फॉलो अपवर्ड. ठीक है. अब आप इनको वर्ड्स में लिख दो कि ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है और ये अपवर्ड है. क्लियर? थर्ड, 3 पॉइंट्स हो गए. फोर्थ पॉइंट, क्या अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट हो सकती है? क्या मैं अथॉरिटी डेलीगेट कर सकती हूँ? क्या मैं अथॉरिटी किसी को दे सकती हूँ? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या किया? दिया ना. सो अथॉरिटी हम किसी को दे सकते हैं? यस. फुल्ली और पार्शियली? फुल्ली. मैं चाहूँ तो अगर रतन टाटा एब्सेंट है, सो ही कैन गिव ऑल हिज अथॉरिटी टू समवन. ठीक है. सो आपकी अथॉरिटी कितनी ट्रांसफर हो सकती है? फुल्ली ट्रांसफर हो सकती है. ठीक है. अब सपोज प्रिंसिपल सर ने बुलाया, व्हाट्स योर नेम? रमन. प्रिंसिपल सर ने रमन को बुलाया, प्रिंसिपल सर ने रमन को काम दिया और 4-5 दिन बाद दोबारा प्रिंसिपल सर ने रमन से पूछा कि काम हो गया है या नहीं. तो रमन ने बोला आई हैव गिवन इट टू, व्हाट्स योर नेम? रवनीत. सो रमन ने कहा आई हैव गिवन दैट वर्क टू रवनीत. तो सर क्या करेंगे? सर रवनीत को ही बुलाएंगे, काम हुआ है या नहीं. ठीक है. सो हियर रिस्पांसिबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी आपकी पूरी ट्रांसफर हो सकती है या नहीं? प्रिंसिपल सर को दोनों को बुलाने की जरूरत पड़ी तो रिस्पांसिबिलिटी आपकी पूरी ट्रांसफर नहीं हो सकती. रिस्पांसिबिलिटी कैन बी पार्शियली ट्रांसफर. अभी भी रमन रिस्पांसिबल है या नहीं? अगर काम नहीं हुआ है तो है. ठीक है. सो रिस्पांसिबिलिटी कैन बी पार्शियली ट्रांसफर. एंड द लास्ट वन, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड. व्हाई? क्योंकि अगर काम रमन को मिला है तो who will be responsible to answer? Raman. So answerability can never be delegated. Clear है? Thank you, ma'am.